नमस्ते दोस्तों। लोकप्रिय लेखिका मालती जोशी जी की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी शुभकामना। तो शुरू करें कहानी। राघवन साहब रोज की तरह सुबह की सैर को निकले थे। सर्किट हाउस की पहाड़ी के सामने से गुजरे तो देखा चाय की गुमटी के पास सेक्शन ऑफिस की जीप खड़ी है। ड्राइवर और निगम उसके पास खड़े खड़े चाय पी रहे हैं। वे वहीं ठिठक गए और कड़कदार आवाज में पूछा, ये गाड़ी इधर में कैसा खड़ा है? उन्हें इस तरह अचानक सामने पाकर ड्राइवर तो सकपका गया। उसकी चाय तक छलक गई, पर निगम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने इत्मीनान से अपनी चाय समाप्त की और कप बोनट पर रखते हुए निर्भीक स्वर में कहा, ऊपर मिनिस्टर साहब ठहरे हैं, उनके लिए चाय जा रही है। क्षण भर को राघवन साहब की भौहें तन गईं, पर वे अपने को जब्त कर गए। यह उनकी विशेषता थी। गुस्सा पी जाना उन्हें खूब आता था। कुछ क्षण वे असमंजस में खड़े रहे। मिनिस्टर साहब के दौरे की कोई सूचना सरकारी तौर पर उन्हें नहीं मिली थी। अपने रास्ते वापस लौट जाना ही उन्हें श्रेयस्कर लगा। वे दो चार कदम चले भी, फिर पता नहीं क्या सोचकर लौट पड़े और पहाड़ी चढ़ने लगे। शायद उन्हें निगम के चुगली खाने का डर हो। वे अच्छी तरह जानते थे कि निगम मंत्री महोदय के मुंह लगा हुआ है, एक तरह से उनका जासूस बनकर प्रोजेक्ट में घूमता रहता है। उन्हें पहाड़ी चढ़ते देखकर एहसान जैसे सोते से जागा। पलक झपकते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और बड़े साहब के पास ले जाकर खड़ी कर दी। राघवन साहब ने एक बार विनम्र मुद्रा में खड़े हुए ड्राइवर को देखा और वे बिना किसी हीलो हुज्जत के गाड़ी में बैठ गए। पिछले वर्ष उन्हें एक माइल्ड अटैक हो चुका था, इसलिए वे चढ़ाई से कतराने लगे थे। ऊपर सब कुछ सुनसान था। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही चौकीदार दौड़ा दौड़ा आया और गुनगुनाते हुए फाटक खोलने लगा। पर जैसे ही उसकी नज़र बड़े साहब पर पड़ी, उसके होश गुम हो गए। फाटक खोलकर उसने झुककर मुजरा किया और अदब से एक ओर खड़ा हो गया। चौकीदार साहब ने गाड़ी से उतरकर कड़कदार आवाज़ में कहा, मंत्री जी को हमारा सलाम बोलो। अभी जगे हैं हुजूर। खानसामा किधर है? अपने क्वार्टर में है बालिक। इधर चाय क्यों नहीं बनाता? गुमती से क्यों मंगाता? इधर ही बनती है हुजूर, जरा जग तो जाए मंत्री जी। राघवन साहब ने अर्थपूर्ण दृष्टि से एहसान की ओर देखा, पर वो सिर झुकाए गाड़ी की विंड स्क्रीन पोंछता रहा। अच्छा, हम इधर बगीचा में बैठता है, मिनिस्टर साहब उठेगा तो हमारा सलाम बोलना। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि ड्रेसिंग गाउन का लबादा ओढ़े मंत्री जी बरामदे में नमूदार हुए और उन्होंने चौकीदार को आवाज़ दी। चौकीदार से पहले राघवन साहब बरामदे में थे। गुड मॉर्निंग सर। मंत्री जी ऐसे चौंके जैसे सांप देख लिया हो, पर बड़ी कुशलता से उन्होंने अपने को संभाल लिया और बड़े रूखे स्वर में पूछा, कहिए। कुछ नहीं सर, आपके आने का पता चला तो विश करने चला आया। इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं थी मिस्टर राघवन। ये मिनिस्टरों की जी हुजूरी अब छोड़िए, इसके बदले थोड़ा अपने काम में ध्यान लगाएं तो बेहतर होगा। हम समझे नहीं सर। आप ना समझें, पर हम तो आपको खूब समझते हैं। जनता के पैसों के साथ यहाँ कैसा खिलवाड़ हो रहा है हमें खूब पता है। राई रत्ती की खबर रखते हैं हम। आपके घपलों की एक एक फाइल हमारे पास है। राघवन साहब मूर्तिवत खड़े रह गए। उनका चेहरा पहले सफ़ेद, फिर पीला और अंत में स्याह पड़ता चला गया। मंत्री जी धारा प्रवाह बोल रहे थे और यहाँ वहाँ दुबके लोग आतंकित और अचंभित होकर सुन रहे थे। चौकीदार, माली, खानसामा, एहसान ड्राइवर, मंत्री जी का ड्राइवर और पीछे पीछे चला आया निगम भी। तो सुन रहे हैं आप, नौकरी की खैर चाहते हैं तो अपने काम में मन लगाइए। 100 बार सलाम बजा लाने से कुछ नहीं होगा। आई वॉन्ट वर्क डन, क्लीन वर्क, अंडरस्टैंड। पूरे 15 मिनट तक बोलने के बाद मंत्री जी तो कमरे में लोप हो गए, पर राघवन साहब बड़ी देर तक सिर झुकाए वहीं खड़े रह गए। उनकी जैसे सारी शक्ति ही किसी ने निचोड़ ली थी। बड़ी देर बाद उन्होंने नज़रें उठाईं, उन चेहरों को देखा जो उनके इस अपमान के साक्षी थे। फिर लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियाँ उतरकर सीधे गाड़ी में आकर बैठ गए। ड्राइवर दौड़ा दौड़ा आया तो उन्होंने बायां हाथ व्हील पर रखकर दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। एहसान ने अदब से चाबियों का गुच्छा उन्हें थमा दिया। जब तक वो दौड़कर पीछे की सीट पर बैठता, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। गाड़ी पहाड़ी की सरपीली ढड़वा सड़क पर लुढ़कती जा रही थी। थोड़ी दूर तक तो उसकी गति ठीक ठाक रही, फिर अचानक ही वो पटरी छोड़कर टगमगाने लगी और फिर जब तक देखने वाले कुछ समझ पाते, वो सड़क की रेलिंग तोड़कर 3-4 पलटियां खा चुकी थी। जब तक कोई दौड़कर वहां पहुंचता, सब कुछ समाप्त हो चुका था। बार बार पछाड़ खाती मिसेज राघवन को संभालते हुए गौरी ये किस्सा पता नहीं कितनी बार सुन चुकी थी। हर व्यक्ति उस प्रसंग को इस तरह दोहरा रहा था जैसे वो उस विभत्स नाटक का प्रत्यक्षदर्शी रहा हो।
अब तो गौरी के अंतापटल पर भी राघवन साहब के अंतिम क्षणों का चित्र स्पष्ट रूप से उभर आया था। मंत्री जी का अनदेखा चेहरा उस दृश्य बंद में खलनायक की भूमिका निभा रहा था। इतने बड़े हादसे के बाद उनका चुपचाप अंतर्धान हो जाना उनके इस रंग को और भी गहरा कर रहा था। फुसफुसाहटों का बाजार गर्म था। किसी ने बताया कि पिछले दिनों मंत्री जी ने अपने एक प्रियजन को राघवन साहब के पास भेजा था। उसके लिए कुछ करने का मतलब था सारे नियमों को ताक पर रख देना। राघवन साहब बड़े उसूलों वाले व्यक्ति थे। उनकी आचार संहिता बड़ी स्पष्ट थी। मंत्री जी उस समय तो अपने अपमान को पी गए, पर अवसर मिलते ही उन्होंने बदला ले लिया। कुछ लोगों का कहना था कि निगम को देखकर ही साहब को मौके की नजाकत समझ लेनी थी। गांव के रिश्ते से निगम मंत्री जी को जीजा कहता था, पर उनका जो रिश्ता निगम की बीबी के साथ था वो किसी से छिपा नहीं था। इसी रिश्ते की बदौलत प्रोजेक्ट कॉलोनी में उसे बड़ा सा क्वार्टर मिला हुआ था, जबकि वो महज बालवाड़ी की एक शिक्षिका थी। मंत्री जी के अनौपचारिक दौरे अक्सर लगते रहते थे। तब निगम दंपत्ति का खाना सर्किट हाउस पर ही होता था। एक सरकारी जीप तब उनकी सेवा में तैनात रहती है। यह एक खुला रहस्य था। सभी इसे जानते थे और अनदेखा कर जाते थे। ये तो होनी ही उन्हें बुला कर ले गई, नहीं तो उतनी सुबह राघवन साहब मंत्री जी को सलाम बजाने क्यों पहुंचते। एक सप्ताह पूरी कॉलोनी शोक में डूबी रही। इतने बड़े अधिकारी की आकस्मिक मृत्यु सबके दिल को दहला गई थी। इसी बीच ऑफिसर्स क्लब तो बंद ही रहा। कॉलोनी का ओपन एयर सिनेमा घर भी लगभग खाली ही रहा। लोगों ने पार्टियां या प्रीतिभोज निरस्त कर दिए। कॉलोनी का स्कूल भी 3 दिन तक बंद रहा। दाह संस्कार के बाद बहुत बड़ी शोक सभा हुई थी, जिसमें बड़ी ही भावपूर्ण श्रद्धांजलियां दी गईं। अधिकारी वर्ग तो शोक सभा के बाद अपने में सिमट गया था। अपना रोष और दुख उसने बड़े ही आभिजात्य ढंग से पी लिया था, पर मजदूरों के रोष का सैलाब कई दिन तक उफनता रहा। खून के बदले खून के नारे लगाते हुए वे कई जुलूस निकाल चुके थे। उनका आवेश देखकर डर सा लगने लगा था। खबर मिलते ही राघवन साहब के परिजन आ गए थे। आते ही यहाँ का सब कुछ समेट कर वे लोग मिसेज राघवन को साथ लेकर कोयम्बटूर चले गए और लोगों ने जैसे राहत की सांस ली। उन लोगों की उपस्थिति मन पर एक भार बनती जा रही थी। सबके ऊपर जैसे एक दुख की चादर तन गई थी और उससे बाहर निकलने के लिए लोग छटपटा रहे थे। इन 10-12 दिनों में गौरी जैसे दूसरी दुनिया में जी रही थी। घर का काम जैसे तैसे निपटाकर वो सुबह सवेरे ही बंगले पर पहुंच जाती। जल्दी से कुछ बनाकर रोते बिलखते परिजनों को मनोहार करके खिलाती, नौकरों से साफ सफाई करवाती, सौदा सुलूफ मंगवाती, सामान बंधवाती। शेष समय में मिसेज राघवन के पास बैठकर मिलने वालों से निपटती। वहाँ से देर रात घर लौटती। तब भी वहाँ का शोकाकुल वातावरण साथ चला आता। लगता जैसे अभी अभी अर्थी उठते देख आई हो। मिसेज राघवन जब अपने परिजनों के साथ अपने घर अपने देश लौट गईं, तब जाकर वो कुछ प्रकृतिस्थ हो पाई। पता नहीं कितने लंबे अरसे बाद उसने अपने छोटे से गरौंदे में अपार शांति का अनुभव किया। मिसेज राघवन के बिछुड़ने का दुख तो बहुत हुआ। उनसे परिचय बहुत पुराना था। शादी के बाद जब वो पहली बार पति के साथ अरनी खेड़ा की छोटी सी बस्ती में पहुंची थी, तो बस यही एक ढंग का पड़ोस मिला था। अफसर थे राघवन साहब, पर पत्नी में अफसरियत की गंध जरा भी नहीं थी। इस नई नवेली दुल्हन को उन्होंने बड़ी बहन की तरह सहारा दिया था, गृहस्थी का मूल मंत्र दिया था, गर्भावस्था में देखभाल की थी, छोटे बच्चों की हारी बीमारी में सलाह दी थी। उसके बाद स्थानांतरण होते रहे, पर स्नेह की डोर नहीं टूटी। यहाँ प्रोजेक्ट में आकर तो जैसे संबंध और दृढ़ हो गए थे। वे उनके लिए बॉस की पत्नी नहीं, वरन अक्का, बड़ी बहन हो गई थी। इसीलिए मिसेज राघवन का दुख पीड़ा उसे बहुत गहरे बींध गई थी। उनका अपने बच्चों के बीच लौट जाना उसे अच्छा ही लगा, नहीं तो उसे लगता कि वो पागल हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे उसने बाहर की आहट लेना शुरू किया। बीच वाले दिनों में वो मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी व्यस्त थी कि घर से बाहर की दुनिया का उसे कुछ अता पता ही नहीं था। अब पता चला कि राघवन साहब की मृत्यु एक रहस्य के आवरण में डूब गई है और लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। उसने सुना कि साधु पुरुष के रूप में सुविख्यात मिस्टर राघवन उतने दूध के धुले नहीं थे। इधर वे एक गबन के केस में फंस गए थे। मिनिस्टर साहब उसी की जांच के लिए आकस्मिक रूप से पधारे थे। पता लगते ही राघवन साहब भेंट पूजा लेकर सर्किट हाउस पहुंच गए थे, पर मिनिस्टर का रुख देखकर वे बौखला गए थे और बदहवासी में उन्होंने आत्महत्या ही कर ली थी। एक और अफवाह यह भी थी कि उस समय साहब बेतहाशा पिए हुए थे। उन्हें यह भी होश नहीं था कि वे किससे बात कर रहे हैं।
वे एकदम बदतमीज़ी पर उतर आए थे। उसके बाद उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी की चाबियां छीन ली थीं और उसी डगमग स्थिति में गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। ऐसे में संतुलन न खोते तो आश्चर्य था। इसमें से किसी भी बात पर गौरी को विश्वास नहीं आता था। वे लोग क्या उन्हें आज से जानते थे? यहाँ आने के बाद से सदानंद तो एक तरह से उनके पिए ही बन गए थे। देवता की तरह पूछते थे उन्हें। हमेशा कहते, ऐसे सच्चरित्र कर्मनिष्ठ अधिकारी के पास काम करना भाग्य की बात है। अफसरों के घर जाकर चापलूसी करना उन्हें कभी नहीं भाया। ना वो पत्नी को किसी के यहाँ ले गए। पर राघवन साहब तो कभी अधिकारी लगे ही नहीं, खासकर उनकी पत्नी। गौरी स्नेह से उन्हें अक्का कहती। जब मन होता बंगले पर पहुंच जाती, वे भी जब तब बिना किसी लवाजमे के आ जाती। गौरी उनसे इडली डोसा सांभर बनाना सीखती, उनसे अचार की विधियाँ पूछती, उनके बच्चों को दही बड़े बनाकर खिलाती, उनकी नातिन के लिए स्वेटर बुन देती। इतना सात्विक वातावरण था उस घर में कि दूसरे ऑफिसर्स को देखकर उबकाई आती थी। इसलिए जब ऐसी उल्टी सीधी अफवाहें उड़ने लगीं तो वो बेचैन हो उठी। सदानंद तो जीजान से उसका खंडन करने में जुट जाते। सात्विक रोष से उनका चेहरा तमतमा उठता। उनके इस आवेश को लोग उपहास से संदेह से देखने लगते। तब गौरी बड़ी मुश्किल से पति को चुप कराती, पर उन्हें सांत्वना देना बहुत कठिन लगता। राघवन साहब की मृत्यु से भी दारुण था उनके चरित्र हनन का दुख। पापा कोई निगम आए हैं। वे लोग शाम की चाय पी रहे थे कि रिंकी ने आके सूचना दी। निगम? सदानंद का माथा ठनका। वो मनहूस आदमी यहाँ क्यों आया है? निगम कौन? वही वाला? पति का चेहरा देखकर गौरी ने पूछा। सदानंद ने कमीज पहनते हुए हामी भरी। बेचारे दफ्तर से लौटकर अभी तो जरा इत्मीनान से बैठे थे। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आया है तो आने दो, अपना क्या लेगा? वो कुछ लेने ही आता है भागवान, बिना मतलब के किसी घर नहीं जाता, चौथ वसूलने जाता है। चौथ मतलब? चंदा। उसका मामा या चाचा एक दो कौड़ी का अखबार निकालता है, 2-3 महीनों में 3-4 पेज छापता है, बाकी सारा कागज़ ब्लैक में बेच देता है और हर अंक से पहले अफसरों के घर जाता है। जिसने कुछ दिया उसकी प्रशंसा में अखबार के पन्ने रंग डालता है, जो नहीं देता उसके बारे में ऊल जलूल छाप देता है। पहले तो कभी नहीं आया, तब बड़े साहब का डर था ना। और वे बाहर चले गए। गौरी का मन हुआ पीछे पीछे जाकर इस बहुचर्चित बहुआयामी व्यक्तित्व को देख ले, पर हिम्मत नहीं हुई। पति का मूड वैसे ही उखड़ा हुआ था। 5 मिनट भी तो नहीं बीते और वे लौट आए। क्या लफड़ा है समझ में नहीं आ रहा। क्यों? मिनिस्टर साहब ने सर्किट हाउस बुलाया है। जाओगे? जाना ही पड़ेगा, वो राक्षस गाड़ी लेकर आया है। गौरी ने खिड़की से झांक कर देखा। दरवाजे पर क्रीम कलर की झंडे वाली एम्बेसडर खड़ी थी। जैसे ही सदानंद बाहर आए, ड्राइवर ने अदब से पीछे का दरवाज़ा खोला, उनके बैठते ही धीरे से बंद किया। निगम आगे ड्राइवर के पास बैठा। पल भर में ही मछली की तरह फिसलती गाड़ी ओझल हो गई। और कोई दिन होता तो गौरी खुशी से अभिमान से फूल उठती। पति को ससम्मान कोई बड़ा आदमी बुला भेजे तो ये गर्व की ही तो बात होती है। पर गौरी बहुत बेचैन थी। जब तक सदानंद लौट नहीं आए वो दरवाजे पर ही आंख गड़ाए रही। उसके कान गाड़ी के कर्ण मधुर हॉर्न पर लगे रहे। रिंकी मिंकी उसका मजाक उड़ाती रहीं, पर पता नहीं क्यों सर्किट हाउस के नाम से उसका मन कांप गया था। सदानंद पूरे 2 घंटे बाद लौटे, वैसे ही परेशान बौखलाए से। कुछ देर तक तो प्रतीक्षा करती रही, पर जब उनकी ओर से कोई पहल नहीं हुई तो पूछ ही लिया, क्यों बुलाया था? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बुलाया था। मतलब 2 घंटे यूं ही बैठाए रखा। वहाँ कोई घड़ी देख भी रहा था। ड्रिंक्स का दौर चल रहा था, नए बॉस भी बैठे हुए थे। अच्छा, उन लोगों ने मुझे भी ऑफ़र किया, मैंने मना कर दिया तो कुमार साहब बोले, अरे तुम तो राघवन के इतने नज़दीक थे, सूखे कैसे रह गए? आपने क्या कहा? कहता क्या, यही कह दिया कि उनके पीने के बारे में सुना भर है, कभी देखा नहीं। अच्छा किया, इन लोगों के मुंह ऐसे ही बंद करने चाहिए। मंत्री जी के दरबार में सदानंद की ये पेशी पहली सही पर आखिरी नहीं थी। वे इस बीच कई बार आए। यूँ तो पहले भी आते रहे थे, पर तब आकर्षण का केंद्र कुछ और था। वे दौरे अनौपचारिक हुआ करते थे, पर अब एकाएक उन्हें परियोजना की प्रगति में गहरी दिलचस्पी हो गई थी। सदानंद जब भी सर्किट हाउस गए, मंत्री जी हमेशा घिरे हुए मिले। वे सबकी समस्याएं जानने को उत्सुक थे और उनके निवारण के लिए तत्पर भी। अदना सा चपरासी भी उनके सामने अपनी तकलीफ बेझिझक बयान कर सकता था। मजदूरों के तो वे मसीहा बन गए थे। उनकी इस आकस्मिक सदाशयता से कुछ लोग आश्चर्यचकित थे। भाई लोग चुप नहीं बैठे, इस रहस्य का पता लगाकर ही दम लिया।
विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि राघवन साहब वाली घटना मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई है और वे काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने मंत्री जी को अकेले बुलाकर काफ़ी डांट पिलाई है और स्पष्टीकरण भी मांगा है। कुछ विरोधी खेमे वाले तो इस मामले को विधानसभा के आगामी सत्र में उछालना चाहते हैं। वे लोग शायद दुर्घटना की न्यायिक जांच की मांग भी करेंगे। गौरी खुश थी कि यह प्रकरण जनता की अदालत में जाएगा। जो चला गया तो वो वापस आ नहीं सकता, पर इन स्वयंभू नेताओं को एक सबक तो मिलेगा। फिर कोई व्यक्ति अपना पाप छिपाने के लिए इस तरह साधु पुरुषों को अपमानित नहीं कर सकेगा। मंत्री जी की परेशानी के समानांतर उन दिनों एक और खबर गर्म थी। खबर जो कभी अफवाह बनकर उड़ी थी, पर अब तो सबूतों के आधार पर एक कठोर सत्य बन चुकी थी। जो बात कल तक कोई नहीं जानता था, एकदम सबकी जबान पर आ गई थी। हर कोई छोटा बड़ा कह रहा था कि राघवन साहब अव्वल दर्जे के पियक्कड़ थे। कुमार साहब ने जब यहाँ का चार्ज लिया तो कॉन्फिडेंशियल कैबिनेट में बोतलों का जखीरा देखकर वे स्तब्ध रह गए थे। ड्राइवर ने बताया था कि वो कई बार साहब को क्लब से गोद में उठाकर लाया था। पड़ोस के बंगले वाले नित्य के शोर शराबे से परिचित थे, पर डर और लिहाज से चुप ही रहते थे। नौकरों के लिए तो तमाशा रोज का था। क्या कहते, किससे कहते। दुर्घटना वाली सुबह भी वो नशे में धुत थे। जिद करके अपनी उसी अवस्था में उन्होंने गाड़ी चलाई। सदानंद सुनते और चुप रह जाते। प्रतिवाद करना उन्होंने एक तरह से छोड़ ही दिया था। जिस बात को छोटे बड़े सब कसम खाकर कह रहे हों, वहाँ उनकी अकेली आवाज़ की औकात ही क्या थी। ये एक तरह से मृतात्मा को बदनाम करने का योजनाबद्ध अभियान था। नहीं तो सदानंद ही क्यों, सब जानते थे कि अति शब्द राघवन के शब्दकोश में ही नहीं था। वे नियम से चलने वाले व्यक्ति थे। वे दिन में केवल 3 सिगरेट पीते थे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद। पिछले 30 सालों से पी रहे थे, पर कभी चौथी सिगरेट नहीं पी। कॉफ़ी केवल सुबह शाम 2 बार पीते थे। बड़े से बड़ा अधिकारी भी उन्हें कंपनी देने पर मजबूर नहीं कर सका। इसी तरह रात को सोते समय एक छोटा पैग लेने की उनकी आदत थी। ये बात भी उन्होंने ही बताई थी, बिना किसी लाग लपेट के। कहते कि इंग्लैंड के 2 साल उन्हें ये लत दे गए, अब मरने के बाद ही छूटेगी ये लत। उधर दफ्तर में अजीब सा माहौल था। वहाँ तो जैसे समुद्र मंथन चल रहा था। पुरानी फाइलें फिर से निकाली जा रही थीं। सबका नए सिरे से अध्ययन हो रहा था। कुमार साहब की दराज अखबारों की पुरानी कतरनों से भर गई थीं। ये जिले भर के टटपुंजिये अखबार थे जो समय समय पर राघवन साहब का कच्चा चिट्ठा खोलने की धमकी दिया करते थे, मगर न वे कभी इन धमकियों से डरे, न उन्होंने इन लोगों को कभी कोई लिफ्ट दी, न ही पैसे दिए। उनके स्वच्छ प्रशासन में जो लोग छटपटा कर रह गए थे, वे अब सिर उठाने लगे थे। कुछ लोगों ने तो ये प्रचारित कर दिया था कि पुराने साहब बड़े घाक थे, ऊपर से ईमानदार बने रहते थे, पर उनकी बाकायदा एजेंसियां थीं। कुछ तो उनके एजेंट होने का भी दम भरने लगे थे। सदानंद सब कुछ देखते और सिर पीट कर रह जाते। अक्सर गौरी से कहते, हर नया अफसर पहले वाले की आलोचना करता है, पर ऐसा नहीं देखा कि कोई उसके सारे किए कराए को ही नकार दे। इससे इन्हें क्या लाभ होगा? इन्हें श्रेय मिलेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने का सेहरा इनके सिर होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उस आदमी को एकदम ब्लैक लिस्टेड कर दो जिसने यहाँ अपना खून पसीना बहाया है। ये तो सरासर अन्याय है। जानते हैं ना, सामने बचाव करने वाला कोई नहीं है। हाँ, इसीलिए तो शेर बने हुए हैं। अभी तक सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है, इसलिए मैं भी चुप हूँ। जिस दिन कोई बात कागज़ पर आएगी, देखना मैं भी भिड़ जाऊँगा। सच? गौरी कहती और उसका मन पति के प्रति अभिमान से भर उठता। पुरुष भी कैसे होते हैं, गौरी अक्सर सोचती। अफसर सामने रहेगा तो बिच बिच जाएंगे। उनकी आंखों से ओझल होते ही इनके तेवर बदल जाएंगे। ये तो सत्ता की राजनीति है डियर। यहाँ स्त्री और पुरुष सब एक से हैं, सदानंद कहते। तख्ता पलटा नहीं कि लोगों की मान्यताएं भी बदल जाती हैं। वाह रे लोग, गौरी मुंह बिचका देती। उसे क्या पता था कि एक दिन उसे भी इन लोगों से दो चार होना पड़ेगा। कुछ लोगों के आनन फानन में स्थानांतरण हो गए। उनकी पत्नियों को महिला मंडल की ओर से फेयरवेल था। आयोजन मिसेस नटराजन के बंगले के लॉन पर किया गया था। मौसम भी खुशगवार था और माहौल भी। कहीं से भी वो विदाई की पार्टी नहीं लग रही थी। वैसे भी मिसेस कासलीवाल, मिसेस दत्ता और मिसेस माथुर इतनी खुश थीं कि गौरी को हैरत हो रही थी। उसका तो ट्रांसफ़र के नाम से ही दम फूल जाता है। हर बार गृहस्थी समेट कर नई जगह ले जाना पहाड़ सा लगता है, और फिर उस अनजानी जगह में इतनी जिल्लतें झेलनी पड़ती हैं कि सारी अफसरशाही धरी रह जाती है।
वो तो प्रोजेक्ट में आकर खुश है, छोटा ही सही क्वार्टर मिला हुआ है, एक बुद्धू सा खलासी भी है जो ऊपर के काम करवा देता है। इससे ज़्यादा सुविधाओं की ना तो उसे आदत है ना ही अपेक्षा। गपशप के बीच कब नाश्ता लग गया किसी को पता ही ना चला। नाश्ते के साथ ही बातचीत ने दूसरा मोड़ ले लिया। महिलाओं की पार्टी हो और किसी का व्रत ना निकले यह असंभव है। बहुत सोच समझ कर बुधवार का दिन रखा गया था, मगर फिर भी मिसेस सक्सेना का प्रदोष निकल आया। कितने व्रत करती हैं आप मिसेस सक्सेना? किसी ने टोका। कहाँ भाई, एक पूनम और एक प्रदोष बस। और फिर व्रत चर्चा शुरू हुई तो उसे मिसेस राघवन पर जाकर रुकना ही था। बाप रे, मैडम जैसे व्रत उपवास तो कोई कर ही नहीं सकता। हफ्ते में शायद ही कोई दिन छूटता था। सच में उपवास होता था या छूत छात की वजह से बहाना बना देती थीं, राम जाने। नहीं जी, बहुत गॉड फियरिंग लेडी थीं, इस तरह झूठ नहीं बोल सकती थीं। फिर मिसेस राघवन की अतिशय धार्मिक प्रकृति की, अत्यधिक पूजा पाठ की चर्चा होने लगी। उनके सादे रहन सहन, बनाव श्रृंगार से परहेज आदि विषय भी टिप्पणियों के माध्यम बने। भाई हमें तो यह आइडिया जचता नहीं, मिसेस सरन एकदम बोल उठी। बीबियाँ तो जोगन बनी हुई भगवान के सामने नाक पकड़ कर बैठ जाती हैं, फिर उनके मियाँ लोग इधर उधर ताक झांक करते फिरते हैं। किसने की ताक झांक? गौरी एकदम रोष में फूट पड़ी। अरे हम एक बात कह रहे हैं, 75 किलो के उस मक्खन के पहाड़ ने एक जुमला उछाल दिया। लेकिन बात भी तो सोच समझ कर की जानी चाहिए, ये थोड़ी कि। कहते कहते गौरी रुक गई। यह क्या हो गया है उसे? क्या भूल गई कि इस औरत के एक इशारे पर सदानंद की सीआर खराब हो सकती है, कैरियर मिट्टी में मिल सकता है? पर अब क्या होना था, तीर तो हाथ से निकल चुका था। मिसेस सरन तो सकपका कर चुप हो गई थीं, पर उनका लाल भभू का चेहरा देखकर कई कृपाकांक्षी महिलाएं सहायता को दौड़ पड़ी थीं। मिसेस सामंत ने तो जैसे मुंह चिढ़ाते हुए कहा, अब आप तो कुछ ना कहिए मिसेस पंडित, आप तो 24 घंटे वहाँ घुसी रहती थीं। क्या मतलब? गौरी सन्न रह गई थी, पर किसी ने उसे मतलब समझाने की चेष्टा नहीं की। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। घर पहुंचते ही सदानंद को एकदम सामने देखा तो वो बिलख पड़ी। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलिए प्लीज़, अपना तबादला करवा लीजिए। तुम यहाँ से ऊब गई हो ना? खिड़की से छनकर आती चांदनी में गौरी तृप्त भाव से लेटी थी। पति की बात सुनते ही चौंक पड़ी। उस दिन तुम तबादला करवाने को कह रही थी ना, कुछ सहयोग बनता दिखाई दे रहा है। उसका मन धक से रह गया। उसने अपने आसपास बिखरी गृहस्थी को देखा और उसे फिर एक बार समेटने के ख्याल से उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। सदानंद उसे देखकर मुस्कुरा दिए। क्यों, डर गई? नहीं, बहुत खुश हो रही हूँ, उसने व्यंग्य से कहा। खुश होने की तो बात ही है, इस बार तुम्हें ऐसी वैसी जगह थोड़ी ले जाऊंगा। वहाँ बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, जीप होगी। ना तुम्हें सामान बांधना होगा ना खोलना होगा, सब अपने आप हो जाएगा। बस कुर्सी पर बैठकर निर्देश भर देती रहना। कहाँ के सपने देख रहे हो? ऐसी कौन सी जगह तुम्हें भेज देगा कोई? चढ़ावे के लिए गांठ में कुछ है भी? आज जानती हो क्या हुआ? सलाहकार समिति की मीटिंग थी ना, उसके बाद जब हम लोग सब चलने लगे थे तो मंत्री महोदय ने मुझे रोक लिया। पता नहीं क्यों, मैं तो खुद हैरान था। बड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे, फिर एकदम बोले, पंडित मुझे आज पता चला कि तुम अपने समय के टॉपर हो। फिर तुम यहाँ ऑफिस में क्यों सड़ रहे हो? तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था जहाँ तुम्हारे ज्ञान का सही उपयोग हो सके। कहा क्यों नहीं कि हमारे पास 1000 की थैली होती तो हम भी कहीं होते। कमाल करती हो, ऐसी बात कोई मिनिस्टर से कहता है और उन्हें क्या पता नहीं है? फिर पूछते क्यों हैं? अरे भाई, वे तो खुद दुखी हैं, कह रहे थे कि जैसी चूहा दौड़ अधिकारियों में मची हुई है उसे देखकर तो तरस आता है। ये लोग देश को कहाँ ले जाएंगे? देश बेचारे का क्या है, पहले नेता लोग नोच खसोट लें, जो बच रहेगा उसे अफसर निपटा देंगे। मंत्री कह रहे थे। सदानंद ने गौरी की टिप्पणी को अनसुनी करते हुए कहा, मुझे तुम जैसे 2-4 होशियार, ईमानदार और कर्मठ अधिकारी मिल जाएं तो मैं डिपार्टमेंट की काया पलट करके रख दूं, पर ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? एक तो मिल गया है ना, उसे निहाली कर दो। वही तो बता रहा हूँ, तुम जब से उल्टा ही बोले चली जा रही हो। जरा खुश नज़र आ रहे थे तो मैंने भी कह दिया। दफ्तर का बाबू बना रहा हूँ हमेशा, लिखा पढ़ा सब जंग खा रहा है। आप मौका दें तो दिखाऊं काम क्या होता है, कैसे किया जाता है। फिर बोले, तैयार रहना, किसी भी दिन बुला भेजूंगा, तब मना मत करना। कुछ क्षण कमरे में नीरवता व्याप्त रही। सदानंद चुपचाप गौरी की प्रतिक्रिया आंकते रहे, पर जब वो मौन ही सादे रही तो फीकी सी हंसी हंसकर बोले, मेरे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी नौकरियां एक सी हैं, काम करने वाले को तो हर जगह खटना ही पड़ता है।
पर सोचा चलो इसी बहाने तुम लोग कुछ दिन सत्ता का स्वाद चख लोगे, खासकर तुम अपनों के बीच सिर उठाकर चल सकोगी। मेरी फटीचर जिंदगी के कारण तुम लोगों को कैसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, क्या मैं जानता नहीं। गौरी के एकदम आंसू निकल आए और उसने मुंह फेर लिया। पिछली कई यादें बर्र के छत्ते की तरह उस पर टूट पड़ी। गमी हो या खुशी, जब भी अपनों के बीच गई है उसे हमेशा नीचा ही देखना पड़ा है। उन अवसरों पर, खासकर शादी ब्याह के अवसरों पर, अपनी विपन्नता 100 गुना बड़ी होकर उसके सामने खड़ी हो गई है। अपने गहने कपड़ों को लेकर एक हीन बोध उसके मन में घर कर गया है। उसकी छोटी बहन तो एकदम मुंहफट है, साफ कह देती है, दीदी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पर तुम अभी वही की वही हो। इस तरह के कंगन आजकल कोई पहनता भी है? जीजा जी से कहिए नए बनवाएं। या कहेगी, दीदी तृप्ति की शादी में आओ तो जरा 5-6 दिन पहले आ जाना, तुम्हें ढंग की साड़ियाँ खरीदवा देंगे। ये बाबा आदम के ज़माने की बनारसी साड़ियाँ कब तक पहनोगी? गौरी गीता से क्या कहे, कैसे कहे कि इन कंगनों को महाजन की दाढ़ से बचाने में ही उसका सारा कौशल, सारी शक्ति खर्च हो जाती है। नए बनवाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वही हाल साड़ियों का है। शादी में जो 4-5 मिली थी वही चल रही हैं। नई के लिए तो कभी सोचा ही नहीं। घर गृहस्थी के सारे खर्च निपटा कर मुश्किल से इतना बचता है कि वो रोज़मर्रा पहनने के कपड़े बनवा ले। पर गीता इन बातों को समझती कहाँ है। उसके यहाँ तो टकसाल खुली हुई है। उसके डॉक्टर पति ने एक्सरे की मशीन क्या लगा ली, मानो नोट छापने की मशीन डाल ली है। शहर भर के मरीज उसी के यहाँ आते हैं। सरकारी अस्पतालों की मशीनें तो हमेशा खराब ही बनी रहती हैं। वो तो अब दूर दराज वाले इस प्रोजेक्ट पर आकर बड़ी खुश है। दूरी का बहाना बनाकर अधिकांश निमंत्रण टाल ही देती है। वहाँ जाकर मनस्ताप झेलने से तो उल्हाने सुनना ही ठीक है। वैसे यहाँ आकर भी चैन कहाँ है। घर से माँ की चिट्ठियाँ आती रहती हैं। उनमें उसकी सहेलियों की, चचेरी ममेरी बहनों की गाथाएँ होती हैं। शकुन ने लाल रंग की मारुति खरीदी है। रेखा मकान पर दूसरी मंजिल बनवा रही है। रत्ना गर्मियों में पहाड़ पर जा रही है। किरण ने हीरों का सेट बनवाया है। नीलम भाई के पास अमेरिका गई है। पूरी चिट्ठी में ये एकाध वाक्य होता है, पर वो सारे मजमून पर छा जाता है। वो जानती है इस बहाने माँ सिर्फ सूचना ही नहीं देती, उलाहना भी देती हैं कि बिट्टो ब्याया तो हमने तुम्हें इंजीनियर से था, पर तेरी किस्मत को क्या करें। यहाँ तो भूले भटके कोई मेहमान आ जाता है तो वो शर्म से भर उठती है। घर में फ्रिज न होने की 10 बार शिकायत होती है। पास पड़ोस से आइस क्यूब मंगाते हुए लज्जा से गड़ जाती है। उसके गैस के चूल्हे को देखकर मेहमान अपने कुकिंग रेंज की याद करते हैं। टीवी इस तरफ अभी आया ही नहीं, इस बात से वो खुश है। नहीं तो लोग बाग उस पर अपनी रंगीन या इम्पोर्टेड पीस का रौब डालना नहीं भूलते। उसकी छोटी भाभी का सारा वार्डरोब भी इम्पोर्टेड है। दूसरों के घर का आधा सामान इसी विशेषण से युक्त है। ऐसे में अपने घर का देसीपन उसे भीतर तक कचोट जाता है। मेहमान आते हैं तो उन्हें घुमाना होता है, उनके लिए गाड़ी मंगवानी होती है, अपने ही सहयोगी अफसरों की खुशामद करनी होती है। गाड़ी आ जाए तो ड्राइवरों की दामाद की तरह खातिर करनी पड़ती है, दान दक्षिणा अलग से। इसलिए मेहमानों के नाम से ही उसे बुखार चढ़ जाता है। पढ़ने लिखने में डफर उसका देवर रोडवेज में लग गया है। अब उसकी गृहस्थी की चकाचौंध देखते ही बनती है। छोटा भाई तो बिक्री कर विभाग में है, वहाँ तो जैसे सोना बरसता है। बच्चे पार्क में घूमने भी जाते हैं तो 100 का नोट ऐसे पकड़ते हैं जैसे 10 का हो। रिंकी छोटी थी तो अक्सर पूछ बैठती थी, मम्मी हम गरीब क्यों हैं? हम गरीब नहीं हैं बेटे, हम पसीने की कमाई खाते हैं। सदानंद भी तो रिश्तेदारों के बीच कैसे बुझे बुझे से रहते हैं। अब जरा उनके चेहरे पर भी रौनक आएगी। देर से ही सही, उनकी योग्यता की कदर तो हुई। अब वो भी सबको न्योता देगी, बंगले की, गाड़ी की, नौकरों चाकरों की शान दिखाएगी। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, सपने देख रही थी। अभी से मत देखो भाई, मिनिस्टरों की बातों का कोई भरोसा है? और देखो अभी किसी से कहना नहीं, बहुत से लोग घात लगाए बैठे हैं। किसी को भनक भी लग गई तो सारा मामला बीच में ही फ्यूज़ हो जाएगा। मम्मी निगम अंकल आए हैं। अच्छा, ये निगम तुम्हारे अंकल कब से हो गए? आप ही तो कहती हैं कि बड़ों को इज्जत से बुलाना चाहिए। रिंकी ने उसे निरुत्तर करते हुए कहा। ठीक है, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। कह दो पापा घर पर नहीं हैं। कहा था वे आपसे मिलने आए हैं। मुझसे? उसने हैरानी से कहा और बाहर चली आई। सोफे पर पसर कर बैठा हुआ निगम उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, बधाई हो भाभी जी, मिठाई खिलाइए। किस बात की? वाह, आप तो ऐसे बन रही हैं जैसे कुछ जानती ही नहीं। गौरी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा।
भाई साहब ऑर्डर लेकर चले ही आ रहे हैं। मैंने सोचा आपको पहले जाकर खुशखबरी दे दूं, पर लगता है आप मेरा मिठाई का हक भी मारने की फिराक में हैं। कैसा ऑर्डर है? गौरी ने रुखाई से पूछा। उसे निगम की यह अनायास आत्मीयता झेलना कठिन हो रहा था। ट्रांसफ़र ऑर्डर है भाभी जी। तो कोई प्रमोशन तो नहीं हुआ है? मिठाई किस बात की? अब भाभी जी हमसे तो ना बनिए, ये ऑर्डर क्या किसी प्रमोशन से कम है? गौरी चुप रही। वैसे ये काम बहुत अच्छा हुआ और समय से हो गया। यहाँ की नौकरी में अब कोई दम थोड़े ही है। जितना रस निकल सकता था यार लोग निकाल चुके, अब सूखी गुठलियाँ चूसने को रह गई हैं। देखिए, गौरी ने जरा सख्त लहजे में कहा, इस तरह की बातें आप घर में ना करें तो बेहतर हो। अरे तो इसमें बुराई क्या है? कोई चोरी थोड़े ही है, दुनिया की रीत है ये तो। भाभी जी आखिर आपके भी बाल बच्चे हैं, दो दो लड़कियों की शादी करनी है, बाबा को काम धंधे से लगाना है, फिर बुढ़ापे के लिए भी तो हाथ में कुछ चाहिए। गौरी को लगा कि शिष्टाचार निभाना अब उसके लिए कठिन हो जाएगा। तभी दरवाजे पर स्टाफ कार रुकी और उसने राहत की सांस ली। सदानंद उतरे, पर रोज की तरह उनकी मुद्रा शांत क्लांत नहीं थी। वे अकेले भी नहीं थे, दफ्तर की पूरी मंडली उनके साथ थी। सबने एक साथ गौरी को बधाई दी और मिठाई की फरमाइश की। उन लोगों के आते ही निगम फिर से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, भाई साहब मिठाई की अर्जी लेकर घंटे भर से दरबार में पड़ा हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। अब आप सिफारिश कर दें तो काम बने। सुनवाई क्यों नहीं होगी भाई, ज़रूर होगी। सदानंद ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा और रोहित को आवाज़ दी। फिर घंटे भर तक घर में जश्न सा चलता रहा। रोहित इस बीच 3 बार बाजार हुआ आया, कभी मिठाई के लिए तो कभी पान या सिगरेट के लिए। गौरी रसोई में घुसी पकौड़े चिप्स पापड़ तलती रही, उन्हें प्लेटों में सजाकर मनकू राम के हाथ बाहर भेजती रही। बैठे बिठाए 70-80 रुपए फूंक गए। फिर भी जाते समय सब लोग कहते गए, भाभी जी ये तो प्रोविजनल था, बड़ी दावत तो अभी शेष है। आश्चर्य तो यह कि संतुष्ट तो सदानंद भी नहीं थे। बोले, 17 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह है ना, सोचता हूँ इस बार ज़रा धूमधाम से मनाई जाए, क्या ख्याल है? बच्चों की सालगिरह तो कभी मनाई नहीं, अब शादी की मनाएंगे? उसने मुंह फुलाकर कहा। बच्चों के लिए भी मैंने तो कभी मना नहीं किया, तुम ही हमेशा पीछे हटती रही। औरों के मुकाबले में अपनी पार्टी के फीके होने का डर तुम्हें हमेशा व्यापता रहा। खैर, हमें पिछली बातें भूल जानी चाहिए। इस बार जाते जाते ऐसा धमाका करके जाएंगे कि लोग याद करेंगे। गौरी को खुश होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों वो वैसी ही तटस्थ बनी रही। उसकी इस उदासीनता को सदानंद ने भी लक्ष्य किया। रात में बोले, लगता है तुम्हें खास खुशी नहीं हुई, क्यों यहाँ से इतना अधिक मोह हो गया है? यहाँ से? हाँ, इतने दिन कहीं भी रह लो तो मोह तो हो ही जाता है, उसने किसी तरह कहा और अपने मन को टटोलने लगी। सच ही तो कह रहे हैं सदानंद, शाम से ही वो इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? जिस समाचार की इतनी आतुर प्रतीक्षा थी, उसकी प्रतिक्रिया इतनी ठंडी क्यों? पति की तरह बच्चों की तरह वो उल्लसित क्यों नहीं हो पाती? शायद ये सुसंवाद उसे इतने अप्रत्याशित ढंग से इतने अनचाहे व्यक्ति द्वारा मिला था कि उसकी खुशी जम सी गई थी। उस व्यक्ति का ध्यान आते ही उससे जुड़ा पिछला कितना कुछ याद आने लगता है। अनायासी वो पूछ बैठी, सुनो, अक्का की चिट्ठी याद है ना? सुनो, एक काम ज़रूर करना, जाने से पहले बड़े साहब के सारे क्लेम्स निकलवा कर जाना। उनके अपने बच्चे हैं तो? हाँ हैं, एक कलपक्कम में है तो दूसरा अमेरिका में है। वे लोग क्या बार बार यहाँ आ सकते हैं? आने की ज़रूरत भी क्या है, सरकारी पैसा है, उसे कोई दबा नहीं सकता। लेकिन वो आसानी से निकलता भी तो नहीं है। आप ही तो बताते रहते हैं कि दफ्तरों में बाबुओं ने रेट बांध रखे हैं, हिस्सा लिए बिना वे एक बिल नहीं सरकने देते। ना उन्हें बीमारी से परहेज है, ना मौत से। फिर क्या, मैं कौन सी हथेली लगा दूंगा? ये तो अब एक तरह से रोज़मर्रा की बात हो गई है। मैं किस किस से बुराई मोल लेता फिरूंगा? गौरी हतबुद्धि हो पति का चेहरा देखती रह गई। सुनो, मेरा मतलब है, उस वाले केस का क्या हुआ? कौन से? वही एक्सीडेंट वाला, इंक्वायरी होनी थी ना। ऐसे कोई इंक्वायरियाँ होती हैं? वह तो वक्ती उबाल था, अपने आप ठंडा पड़ गया, उसका क्या कोई केस बनता है? मतलब एक जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी एकाएक दुनिया के पर्दे से गायब हो जाता है, सारा प्रोजेक्ट सन्नाटे में आ जाता है, और आप कहते हैं कि? सच बताऊं, हम लोगों ने जानबूझकर इस केस को हवा नहीं दी, नहीं तो कुछ छुटभैये नेता तो उधार खाए बैठे थे, पर हम ही लोगों ने उनकी दाल नहीं गलने दी। क्योंकि अगर बात खुलनी शुरू होती तो प्याज की तरह परत दर परत खुलती ही चली जाती। मरने वाले की मिट्टी को खराब करने से क्या फ़ायदा?
क्या कह रहे हैं? आप तो उनके साथ इतने साल से हैं। साथ रहने से भी क्या हम किसी को जान लेते हैं? और मैं जो इतने दिनों तक उनके साथ टिका रहा तो सिर्फ इसलिए कि उनकी विम्स, उनका अनुशासन झेलना सबके बस की बात नहीं थी। काम का उनका अपना ढंग था, उसके लिए वे भूख प्यास सब भुला देते थे। अपने कर्मचारियों से भी वो यही अपेक्षा करते थे। कितने लोग ऐसी जी तोड़ मेहनत कर पाते हैं? मैंने की, पर उसका सिला मुझे क्या मिला? दफ्तर में गाड़ कर रख दिया मुझे। इट वॉज ए थैंकलेस जॉब ऑल टुगेदर। वे बड़ी देर तक इसी तरह अपना गुबार निकालते रहे, पर गौरी के कानों पर एक ही वाक्य बार बार टकरा रहा था। साथ रहने से भी क्या हम किसी को जान लेते हैं? 20 वर्ष साथ रहने के बाद भी क्या वो अपने पति को ठीक से जान पाई है? रोहित, ऑफिस के लिए तैयार होते हुए सदानंद बोले, दोपहर में जरा कैंटीन तक चले जाना। लाला राम से पूछ लेना क्या वो 125 लोगों के खाने का प्रबंध कर सकेगा, और थोड़ा खर्च का अंदाजा भी ले आना उससे। पापा, लाला राम बेकार आदमी है, इतनी बड़ी पार्टी मैनेज करना उसके बस की बात नहीं है। और फिर यहाँ वो अकेला ही है, इस वजह से सोचता है कि उसकी मोनोपोली है। अकड़ता भी है और अनाप शनाप दाम भी लेता है। कोई गाड़ी जा रही हो तो बताइए, मैं शहर चला जाऊँगा, वहाँ चॉइस भी है और क्वालिटी भी। रोहित ने उत्साह में भर कर कहा। अच्छा तो तुम ऐसा करो, दिन में मेरे ऑफिस का चक्कर लगा लेना, तब तक मैं तलाश करके रखता हूँ। सदानंद ने उठते हुए कहा, और फिर जेब से एक कागज़ निकाल कर गौरी को देते हुए बोले, सुनो, ये एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर दिया है इनविटेशन का। तुम देख कर ज़रा अच्छी सी भाषा में लिख दो, कल टाइप करवा लेंगे। टाइप क्यों, कार्ड ही छपवा लो ना। रोहित सिटी की तरफ जा तो रहा है। वे सक पका कर गौरी को घूरने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये बात उसने मजाक में कही है या उपहास में, या सचमुच वो ऐसा ही चाहती है। पर जब बड़ी देर तक उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त और सपाट बना रहा तो वे तिलमिला उठे। उस कागज़ के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछालते हुए चीखे, हाँ हाँ, कार्ड्स भी छपवा लूँगा, इतना ताना मारने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो कुछ करना नहीं है ना। ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से खुशी का मौका हाथ लगा है, पर तुम कल से ऐसे मुंह फुलाए बैठी हो जैसे घर में कोई मर गया है। और वे उसी मूड में दंदनाते हुए सड़क पर निकल गए। स्टाफ कार की प्रतीक्षा भी न की। कुछ देर तो घर में सन्नाटा सा छाया रहा, फिर तीनों बच्चे उस पर एकदम टूट पड़े, खासकर रोहित। ये क्या हो गया है मम्मी तुम्हें? पापा का सारा मूड खराब कर दिया। बेचारे कितनी हसरत से सेलिब्रेट करने जा रहे थे। क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? शादी की सालगिरह या अपनी पोस्टिंग? इस बहस का क्या तुक है मम्मी? कल ही तो तय हुआ था कि इसी बहाने जाते जाते एक पार्टी कर ली जाएगी। तय हुआ नहीं था, उन्होंने कहा था, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं था। क्यों नहीं था, यही तो हम पूछ रहे हैं। आप एकाएक हम सबसे छिटक कर यूँ दूर क्यों खड़ी हो गई हैं? चुप हो गई गौरी। क्या जवाब दे, कैसे दे? पहले वो खुद तो अपने मन की बात जान ले, ठीक से पढ़ ले। कल रात जो अचानक टूट कर बिखर गया है, पहले उसके टुकड़े तो बीन ले, तभी तो जान पाएगी कि उसे क्या हुआ है। कल सोचा था कि निगम को लेकर उसका मन खराब हो गया है, पर क्या अकेला निगम ही उसकी इस बौखलाहट के लिए जिम्मेदार है? उससे जुड़े और प्रसंग भी तो हैं, व्यक्ति भी तो हैं, और उनमें एक अहम व्यक्ति उसका पति भी तो है। कल रात मन में जो चटक गया था वो क्या था? पति की आदर्श प्रतिमा या केवल एक मोहक भ्रम? अपनी विचार तंद्रा से बड़ी देर में उबर पाई वो। देखा रोहित उसे आग्नेय नेत्रों से घूर रहा है। मौके की नजाकत भांप कर रिंकी पिंकी कब से 9-2-11 हो गई हैं। अपने ही बच्चों द्वारा यूं कटघरे में खड़ा किया जाना उसे अच्छा नहीं लगा। रोहित, उसने स्नेहिल स्वर में पुकारा। आंखों में अवज्ञा लिए रोहित केवल उसे देखता भर रहा। रोहित, मेरी परेशानी का कारण जानना चाहते हो ना? रोहित चुप बना रहा। बेटे, उसने बड़े असमंजस के साथ कहना शुरू किया, बेटे, बड़ा अभिमान था मुझे तेरे पापा पर। भ्रष्टाचार के इस महासागर में कितने लोग हैं जो इस चट्टान की तरह अडिग रह पाते हैं, पर यह कमाल उन्होंने कर दिखाया था। मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि इस आदमी को कोई खरीद नहीं सकता। तो अब क्या हो गया? अब ये विश्वास, वो अभिमान टूट गया है रोहित। तेरे पापा बिक गए हैं, अपना मुंह बंद रखने की कीमत लेकर चुपचाप यहाँ से चले जा रहे हैं। क्या बेकार की बातें करती हो मम्मी? सच, कभी कभी तुम बेवजह भावुक बन जाती हो। और मान लो अगर तुम्हारी ही बात सच हो तो इसमें हर्ज क्या है? आजकल कौन नहीं बिकता, क्या नहीं बिकता? डिग्रियां बिकती हैं, नौकरियां बिकती हैं, गुंडे बिकते हैं, दूल्हे तो खैर बिकते ही हैं। सबकी अपनी कीमत होती है। हर कहीं राजपुरुष अपनी दुकान सजाए बैठे हैं, लोगों का ज़मीर खरीद रहे हैं, अपना बेच रहे हैं। लेकिन हमने अपना ज़मीर आज तक नहीं बेचा था।
यही तो गलती की थी मम्मी, तभी तो ज़िंदगी की जरा जरा सी नेमतों के लिए तरस कर रह गए। अगर वक्त की आवाज़ बहुत पहले सुन ली होती न तो आज घर का नक्शा कुछ और ही होता। मैं सदर के उस फटीचर कॉलेज में बीकॉम की डिग्री के लिए सड़ता ना होता। 50,000 डोनेशन के साथ मुझे भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया होता। डिंकी पिंकी ठाठ से किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ती होती। आज की तरह रिश्तेदारों के बीच सहमी सहमी सी नहीं रहती, बल्कि गर्व से सीना तान कर चलती। तब हमारे दरवाजे पर गाड़ी होती और घर के अंदर वो सब होता जो आजकल हर किसी ऐरे गहरे के पास होता है। हाँ, आज कुछ भी नहीं है हमारे पास, गौरी ने तैश में आकर कहा। फिर भी हमें मलाल नहीं था रोहित, गर्व था, अभिमान था। उस अभाव में भी हम सिर उठाकर चलते थे। मम्मी, जब गर्व करने के लिए पास में और कुछ नहीं होता तो यही सिद्धांत काम आते हैं। और मलाल ना होने की बात तो तुम मुझसे मत कहो। मैंने कितनी बार तुम्हें छुपकर आंसू बहाते देखा है, और तब मुझे इतना ताव आता था कि क्या दुनिया भर के सदाचार का ठेका हम ही ने ले रखा है। हम औरों की तरह खुलकर जी क्यों नहीं सकते। ये रोहित नहीं, उसके मुंह से युग धर्म बोल रहा था। वो अपने उस आक्रोश को वाणी दे रहा था जो उसने बरसों से जब्त कर रखा था। और वो क्या केवल अपनी ही बात कर रहा था, गौरी की दबी दबी व्यथा को भी तो उजागर कर रहा था। आज वो बड़े आदर्शवादी वक्तव्य दे रही है, पर वो हर समय अपने भाग्य पर बिसूरती रही है। क्या उसका यही बिसूरना मन ही मन कुढ़ना सदानंद को उकसा गया है? फिर इतने दिन जो सहा वो क्या यूं ही व्यर्थ होने के लिए था? शाम को वे थोड़ा जल्दी लौट आए थे। आते ही रोहित से ही कहकर अपना सूटकेस मचान से उतरवाया था। कहाँ की तैयारी हो रही है? जरा 2 जोड़ी धुले कपड़े तो निकाल दो मेरे, उन्होंने गौरी की बात को अनसुना करते हुए कहा। मेरी शेविंग किट, तेल, साबुन, तौलिया सब यहाँ लाकर रख दो। लेकिन जाना कहाँ है? अब और कहाँ जाना है? लेकिन ये एकाएक प्रोग्राम कैसे बन गया? बस बन गया। एक बार रिलीव होने के बाद देर करने में तुखी क्या थी? सक्सेना बोला जितनी जल्दी पहुंच जाओ अच्छा है। वो 24 सीएम का आदमी है, कुछ जुगाड़ बिठाने लगा तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्यों होगी? आपके पास ऑर्डर है। ऑर्डर से क्या होता है? तुम नहीं समझोगी इन बातों को। ये तो रेस है, रेस। जो जीत जाए वो मीर है। तुम तो चटपट खाना चढ़ाओ, मुझे 9 बजे की बस से निकल जाना है। अगर ये रेस है तो तुम इसमें कितने दिन टिक पाओगे? 2 कदम चलकर ही हाँफने लगोगे। उसने कहना चाहा पर नहीं कहा, चुपचाप किचन में चली गई। उस रात खाने की मेज पर काफ़ी गहमा गहमी रही। बच्चों के उत्साह का अंत नहीं था। पापा, वहाँ तो बड़ा सा बंगला होगा ना? होना तो चाहिए, तो साथ में खुली जगह भी होगी। अच्छा है, मम्मी का बागवानी का शौक पूरा हो जाएगा। पापा, अपन तो लॉन में एक झूला भी लगवाएंगे। पापा, पूरे में बगीचा मत लगवाइएगा, थोड़ी जगह बैडमिंटन कोर्ट के लिए खुली छोड़ दीजिएगा। पापा, अब तो अपने घर में भी फ़ोन होगा ना? मैं तो रोज़ अपनी सहेलियों से बात किया करूँगी। पापा, हम स्कूल पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी में छोड़ना होगा। पापा, आई वॉन्ट ए मोटर बाइक पॉजिटिवली। अब हम साइकिल पर नहीं चढ़ेंगे। बातें थीं कि ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। बच्चे जैसे सारे अरमान आज ही निकालने को आतुर थे। समय का बंधन ना होता तो वे शायद सारी रात वहीं बैठकर सपने बुनते रहते। इस सारे हंगामे के बीच गौरी खामोश रही। कहने लायक कोई बात ही उसके होठों तक नहीं आई। अपनी उमंग में बच्चों ने चाहे इसे लक्ष्य न किया हो, पर सदानंद की नज़रों से ये बात नहीं छूटी। वो रसोई में बर्तन समेट रही थी। ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए जब वे भीतर आए तो बोले, सुनो, नई पोस्टिंग पर पहली बार जा रहा हूँ। शुभकामनाएं न दे सको तो न सही, पर ऐसी मनहू शक्ल बनाकर असगुन तो मत करो। और ठाकुर जी को मत्था टेक कर वे बाहर निकल गए। अपनी सारी वेदना, हताशा गौरी पर उड़ेल गए। वो जैसे एकदम नींद से जागी। ठाकुर जी के पास पड़ी स्टील की डिबिया उठाकर बाहर आई। बोली, सुनो, नई जगह जा रहे हो, ये बाबा की विभूति लगा लो, उनका ये रक्षा कवच साथ रहेगा तो मुझे चिंता नहीं रहेगी। पत्नी का कातर चिंतातुर स्वर सुनकर सदानंद पहले तो चौंके, फिर उनका चेहरा एकदम खिल उठा। अवसाद के घने बादल एकदम बिला गए, पर श्रद्धा से विभूत माथे पर लगाते हुए बोले, ये तुम्हें अच्छा याद आ गया। इस समय तो मुझे उनके आशीर्वाद की खास ज़रूरत है। देखो ना। विभूत लगाते ही सारा तनाव दूर हो गया। फिर पत्नी को स्नेहिल चितवन से नहलाते हुए बोले, अच्छा चलूँ? बच्चों का ख्याल रखना, मैं 2-4 दिन में ही लौट आऊँगा, नथिंग टू वरी। और लड़कियों के प्यार से थपथपाते हुए वे रोहित के साथ बाहर निकल गए। लड़कियां देर तक दरवाजे पर खड़ी हाथ हिलाती रहीं। गुड लक पापा, बेस्ट ऑफ जर्नी पापा। गौरी का मन हुआ रिंकी पिंकी के स्वर में स्वर मिलाकर वो भी कहे, गुड लक गुड लक।
पर तभी मिसेस राघवन का आंसुओं से भीगा चेहरा उसकी आंखों में तैर गया और उसके शब्द गले में ही अटक गए। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की एक बेहद यथार्थवादी कहानी शुभकामना। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरे चैनल की संकलित कहानियाँ और मेरी प्रस्तुति ठीक लगती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।